तो स्टूडेंट एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद का मतलब आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो समर्पण की भावना आपके अंदर होती है, उससे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। ध्यान दीजिएगा पॉइंट। मैंने स्टूडेंट आप लोग एक टॉपिक इसमें डील क्या किया था स्टार्टिंग से, मैं फिर से एक बार उसको रिकैप करते हुए चलता हूं, ध्यान देना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डील किया है, मैं उस टॉपिक को फोकस करते हुए थोड़ा थोड़ा लेके आपको चलता हूं, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था क्या, जिसकी इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार ऑन इंडिया, इसको टिक आउट कर लेना बगल में वीवीआई क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के पर्पज से है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था क्या, जिसकी मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने ये टॉपिक बताया था कि गांधी जी की एंट्री आपके देश के अंदर हुई थी। तो ये जो तीन मूवमेंट 16, 17, 18 के तीनों मूवमेंट थे, ये मैप वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक आउट कर लेना बगल में लिख के मैप वर्क, ठीक है, दिमाग के अंदर रखना। 16 में कहां पे एवरीवन, 16 कहां, चंपारण, 17, खेड़ा, 18, गुजरात, अहमदाबाद। तो ये बगल में ट्रिक आउट कर लेना कि ये मैप वर्क के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। मैं एक कदम और आपको लेके चलूंगा भैया, मैंने आप लोग को बता दिया था कि गांधी जी का जो भी मूवमेंट था वो सब एक आइडिया के ऊपर टिका हुआ था, आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो आइडिया क्या था, सत्याग्रह। ये टॉपिक याद रखना। आप लोग अपने को म्यूट कर लो, ठीक है, जब मैं पूछूं कुछ तब आप बताएंगे, अदरवाइज अपने को म्यूट रखेंगे आप लोग, एवरीवन। आई होप कि आप लोग म्यूट रखेंगे, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे, अदरवाइज अपने को म्यूट रखेंगे, डिस्टरबेंस होगा। तो अब मैंने बताया था क्या, जिसकी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, डिस्क्राइब इट। ये 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन उठता है, बगल में लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बोलो कि फारा क्वेश्चन में कोई तिवारी जी इंपॉर्टेंट बता दे जरा बंदा, ठीक है। तो और क्या इंपॉर्टेंट होगा ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट जब एग्जाम का बहुत नजदीक हम लोग जाएंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है भैया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद एक कदम और आगे बढ़ोगे तो मैंने आपको बता दिया, देखो रॉलेट एक्ट, मैं केवल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, रॉलेट एक्ट। कोई बताएगा क्या इसमें डेट, चैट में लिखो कोई, डेट कब रॉलेट एक्ट को आपके देश के अंदर अप्लाई किया गया था, चैट में, इन चैट, एनीवन। एक्सीलेंट, 21 मार्च 1919, वेरी गुड। तो ये आपका डेट था। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, ये भी तुम्हारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डन। इसके बाद आप अगले टॉपिक की तरफ चलोगे स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन उठेगा क्या चीज, हिंद स्वराज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो समझ लो कि ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि नेम द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, 4 ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, वगैरह वगैरह वगैरह, हम लोग का भी नाम उसमें आ सकता है। तो आंसर क्या होगा बताओ फास्ट। देखो एक स्टूडेंट ने गुड मॉर्निंग लिख दिया यहाँ पे, गांधी जी, एक्सीलेंट, सही है। तो ये हो जाएगा आपका। और इस आइडिया, ये जो बुक था आपका हिंद स्वराज, इसका मेन आइडिया क्या था ये भी आप लोग को बताया जा चुका है, एवरीबॉडी, सबको ये बताया गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से है, वो है तुम्हारा जालियांवाला बाग मैसेकर, मतलब जालियांवाला बाग की जो घटना है, ये किस डेट को हुई थी, आंसर इन चैट फास्ट। जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, डेट प्लस ईयर। एक्सीलेंट, निखिल ने पहला आंसर दिया 13 अप्रैल 1919, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये घटना आपने देखा था, ठीक है। इसके बाद भैया मैंने आपको और आगे बताया था खिलाफत कमेटी का निर्माण, कोई बताएगा क्या किसने किया था, नेम फास्ट इन चैट, खिलाफत कमेटी को किसने बनाया था फास्ट। अली ब्रदर्स, अंशु का आंसर, परफेक्ट, अली ब्रदर्स ने, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों बंदे थे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था गांधी ने, वाई, हाउ हाउ डिड, या फिर क्वेश्चन घुमा सकता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, या फिर व्हाई डिड महात्मा गांधी शी, व्हाई डिड महात्मा गांधी शी क्या चीज। तो इन लोगों का कौन सा मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट, एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द नेशन। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भुनाया देश को यूनाइट करने के लिए, कैसे। एनीवन जो इसका आंसर देना चाहेगा, रेज योर हैंड्स, एनीबॉडी फास्ट।
नोबडी। एक स्टूडेंट का हैंड पर रेज हुआ है, शिक्षा, नाम भी शिक्षा, काम भी शिक्षा। चलो कंटिन्यू। Sir, Gandhiji thought that if Gandhiji thought that Ali brothers also boycott British and he also boycott British. So he thought enemy and friend. यस, So he तो बहुत अच्छा, शिक्षा का आंसर सही है। थोड़ा सा बोलने का तरीका इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कान ऐसे नहीं टच किया, ऐसे घुमा के कान को टच किया है, बट टच किया कान को, ठीक है। मैं इसके सपोर्ट में हूं। तो देखो शिक्षा ने ये आंसर दिया क्या, जिसकी खिलाफत मूवमेंट, जैसा कि आपने देखा था कि वो जो स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स अगेंस्ट क्या चीज, यूरोपियन पावर्स। और इधर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी स्टार्ट करने वाले थे, वो भी अगेंस्ट ऑफ क्या चीज, यूरोपियन पावर। तो दोनों आपको बताया था मैंने कि द इनेमी ऑफ इनेमी इज द फ्रेंड ऑफ इनेमी। ध्यान देना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो गांधी ने इस चीज को देखा कि भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू यूनाइट क्या, जो मुस्लिम, टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला अगेंस्ट द यूरोपियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको आपने देखा गांधी जी ने बुनाया। चलो ठीक है। इसके बाद भैया आपको बताया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होने जा रही है। कोई बताएगा क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या? तो ओके, कॉपरेट नहीं करना, क्या करना? कॉपरेट नहीं करना, साथ नहीं देना। कोऑपरेट नहीं करना। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग एंड सहयोग, समझ में आ रहा है ना? मतलब किसका कोऑपरेट नहीं करना? टू बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स यूरोपियन एंड British goods and services. टू बॉयकॉट ऑल द ब्रिटिश गुड्स टुगेदर विद देयर सर्विसेज। एक्सीलेंट। तो ये आपने देख लिया था, क्या पॉइंट मैंने बता दिया था। तो आपको एक और पॉइंट बताया था मैंने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 4 जगह पे चलने शुरू हो चुका है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, इन टाउन के बाद कहा, ओके, फिर इन Forest एंड इन। plantation. तो भैया देख लो, चलो, ओए अनम्यूट करता रे भाई, म्यूट करो, शिक्षा म्यूट करो। और जब मैं पूछूं तब फिर आपके पास से आवाज बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है। देखो भैया मैंने बताया कि देखो ये इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर के क्वेश्चन, ये चारों में से कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, एकदम श्योर एंड सर्टेन है। लिख लेना बगल में कहीं VVI करके, ये क्वेश्चन है 2-4-5 साल पहले का पेपर भी लेके देख लोगे सैंपल पेपर का, तो ये क्वेश्चन तो टच कर ही जाता है अगर 5 नंबर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, इन कंट्री साइड, इन फॉरेस्ट एंड इन प्लांटेशन, इन चारों में से एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आना ही आना है, उसमें कोई फैन बट नहीं है, याद रखना। डन एवरीबॉडी? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये यहां तक हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन आपका क्या हुआ। क्वेश्चन वो कि देखिए 1921 में जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करा था, 1922 में चलते चलते उस मूवमेंट को उनको विड्रॉ कर लेना पड़ा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या, व्हाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैं सारे पॉइंट को आपको डील करते हुए ले चल रहा हूं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, विड्रॉवल ऑफ एनसीएम, कि आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया। बहुत ऊपर है भाई, चलो ठीक है भैया, ध्यान देना। विथड्रॉवल ऑफ एनसीएम, ध्यान देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया। डेट है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। क्या हुआ इस दिन, ध्यान देना।
revolutionaries went to, कहां पे? चौरी चौरा, चौरी चौरा, जो कहां पे है? गोरखपुर में। इन यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो भैया आपको मैंने बताया कि 5 फरवरी 1922 का दिन है, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी आपके देश के जो हैं वो चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन है वहां पे पहुंच जाते हैं। चौरी चौरा कहां पे? गोरखपुर, जहां के आपके एमएलए थे कौन? ये योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना होगा, जो कि यूपी में था। वहां पे जब जाते फिर उन लोगों ने क्या किया, ध्यान देना, they put the police station on fire। भैया आग लगा दिया उस पुलिस स्टेशन में। in which कितने पुलिसमैन? 22। 22 पुलिसमैन वर किल्ड। 22 पुलिसमैन भैया मारे गए उसमें। एक दो मारे जाते तो कोई दिक्कत होता, 22 पुलिसमैन। अब यहीं पे अब ये इंफॉर्मेशन मिला किसको? तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हीरो था उसको ये इंफॉर्मेशन मिला। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हीरो कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ओके, व्हेन महात्मा गांधी। और तुम लोग अपने को म्यूट करके रखो भाई, नहीं है, बड़ा डेंजर तरीके से आवाज आ रही है। व्हेन महात्मा गांधी हार्ट, जब ये न्यूज उनको मिला, दैट न्यूज ही फेल्ट सॉरी। भैया बड़े दुखी हो गए, अंग्रेज मर गए, कैसे क्यों मर गए उन लोग? ही फेल्ट, महसूस किया, क्या चीज? दैट हिज मूवमेंट विच वॉज, राइटिंग सही नहीं है लेकिन फिर भी देखिए, विच वॉज बेस्ड ऑन, किस चीज के? इनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड था? नन भैया नॉन वायलेंस। was taking the form of वायलेंस। और ऐसे भी आप जानते हो कि महात्मा गांधी तो भैया वायलेंस के कितने खिलाफ थे। बट पूरा हिंदुस्तान वो हो जाए, बट अंग्रेजों को कुछ, मतलब कि उनके अंग्रेजों के प्रति आपको कुछ नहीं करना, जो भी था वायलेंस, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि ही वॉज अगेंस्ट ऑफ वायलेंस, दैट्स व्हाई बिना किसी समय को बर्बाद किए उन्होंने तुरंत ही विथड्रू, क्या चीज? ही विथड्रू एनसीएम इन ये 5 फरवरी 1922 के बाद की जो घटना थी, उस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। प्रभु देखो यहाँ पे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स बीबीआई क्वेश्चन है। अब चलो मैं एक बार फिर से आपको इस टॉपिक पे लेके चलता हूं, ध्यान देना, थोड़ा पॉइंट समझना, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, कम वर्ड में ज्यादा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो कहने का मतलब हुआ, हमारे देश में जालियांवाला बाग की घटना घट गई, हजारों लोग, निर्दोष लोग, इनोसेंट पीपल्स, निर्दोष लोग मारे गए भेड़ बकरियों की तरह। बट हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो मूवमेंट को, अलग अलग मूवमेंट को लॉन्च कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेने का राइट हम लोग के पास है भी नहीं, बिकॉज बुक ने ऐसा राइट दिया नहीं है। तो वो जो बड़े बड़े महान अपने को फिलोसफर कहते थे, ग्रेट मैरियर्स कहते थे, हीरोज कहते थे, एक उफ तक उन लोगों ने नहीं बोला। वहीं पे आपने देखा कि भगत सिंह ने सैंडर्स नाम सुना होगा अगर आपने, गोली मारी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा, लाला लाजपत राय को आपने देखा, वो साइमन कमीशन जब हुआ, लाठी चार्ज में उनकी जान गई, किसी बंदे ने उफ तक नहीं बोला। कुछ क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को गोली मार दी, बहुत बड़ा क्राइम हो गया। और वो ऐसा क्राइम की जिसके वजह से भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, तीनों को फांसी पे चढ़ना पड़ा।
वो भी एक दिन पहले, इसलिए मैंने बोला शहीद मूवी देख लेना। दूसरी तरफ जाओगे क्या चीज की, जालियांवाला बाग की घटना घटी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश के लोग मर रहे हैं ना, मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है नॉन वायलेंस, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमारे क्रांतिकारी जाते हैं 22 पुलिस अंग्रेजों को मार देते हैं, ये बहुत बड़ा हिंसा हो गया। तो इतनी बड़ी ये हिंसा हो गई कि देश का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको मतलब आपने, मतलब आप तो समझ ही सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, आपने क्या करा, सेकेंडों में उसको विदड्रॉ कर लिया। आपने समझा नहीं कि कितने लोगों ने इस मूवमेंट में अपने आप को सेक्रीफाइस करके इसमें पार्टिसिपेट किया है। टीचर्स, एडवोकेट, सब लोगों ने अपने जॉब को छोड़ के आपके मूवमेंट के साथ कदम पे कदम मिला के चलाए। स्टूडेंटों ने अपने करियर को चौपट कर दिया आपके इस मूवमेंट के लिए, कि ये मूवमेंट हो सकता है कि ये आइडिया हमारे देश को इंडिपेंडेंट करा सके। बट आपने क्या किया, 22 अंग्रेजों की मौत की वजह से आपने मूवमेंट को फिनिश कर दिया। खैर जो भी था, हिस्ट्री में महान बताया गया, तो हम लोग क्यों कुछ बोलेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। तो ये था, देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेना। तो स्टूडेंट ये मेरे को बताओ कि ये टॉपिक सबके दिमाग के अंदर इंटर चला गया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओए हाँ। चैट में देगा ना तो मेरे को और ज्यादा समझ में आएगा, ये एक ही बार में सब बोलेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चैट में आप लोग बोलो यस यस, नो 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 नो, जो भी बोलना है। सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? लीजिए ना, मैं पूरा साइड हो जाऊं, थोड़ा क्यों साइड होऊंगा, मैं पूरा साइड हो रहा हूं। मैं चैट में दे दो आंसर, यस नो यस नो। अरे भैया, तो पूजा को भी समझ में आ जा रहा है, पूजा को डाउट नहीं है आज? चलो ठीक है। बाबा क्या लिखना है, एक हो गया भैया, ये कंप्लीट डन एवरीबॉडी, सबको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, वो सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो चलो अगले पॉइंट की तरफ। अब चलो देखो, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया, अब इसके बाद क्या, अगला एपिसोड क्या, ठीक है। तो अगले एपिसोड की तरफ हम लोग चलेंगे, तो अगला हमारा टॉपिक उठेगा, यू नो व्हाट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, बट ये कैसे करना है, ओके। तो देखो, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग विड्रॉ करा दिया, फाइनलाइज हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप दैट, ठीक है। बट अगला हमारा टॉपिक है क्या, जिसकी स्वराज पार्टी। अब देखो, कहने का मतलब है कि आपके देश की यहीं से बहुत सारे जो आइडियाज थे वो टूटने लगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो गांधी के सपोर्ट विड्रॉ करने लगे, बोले नहीं भाई, ये बंदे का सपोर्ट करने पे ज्यादा कुछ फायदा नहीं, बिकॉज इनके मूवमेंट को कुछ सक्सेस मिल ही नहीं रहा है। जहां पे सक्सेस की बात करो वहां पे ये तुरंत ही बंदा मूवमेंट को ही विड्रॉ कर ले रहा है, तो फिर इससे क्या फायदा। तो यहीं पे आपने देखा कि इनके आइडिया से कट के कुछ बंदों ने, जिसमें 2 बंदों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हम बात करेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये 2 आइडियाज 2 बंदों ने अलग अलग तरीके से, जिसमें एक का नाम था CR दास, चितरंजन दास, और एक का नाम था एनीबॉडी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। देखो भैया, 2 बंदों ने मिलके और ये बना लिया, दोनों बंदों ने मिलकर तब बनाया क्या चीज, स्वराज पार्टी। डेट क्या, किस डेट को तैयार हुआ था एनीबॉडी? 1923। 1923। डेट क्या था? जनवरी। 1 जनवरी, नाम सुना होगा, सॉरी 1 जनवरी। इन्होंने बोला कि नए साल में नया पार्टी बनाया जाएगा, काम खत्म है, और नए साल में नया पार्टी बनाकर नए तरीके से वापसी की जाएगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1923 भैया देखो, इस दिन इन्होंने एक पार्टी अपना बना लिया, स्वराज पार्टी।
और इसे करता धरता कौन थे? तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन दो बंदों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ध्यान देना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं लिख रहा, इसका मतलब टारगेट, इसका गोल क्या था, इसका मोटो क्या था इस पार्टी का बनाने का। ठीक है, तो ये लोग क्या करना चाहते थे? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वो प्लेन उड़ा रहा है, बोलता हूं मैं कि म्यूट करके रखो। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन and by going into legislature they wanted to bring some changes. भैया देख लो ये पॉइंट। तो ये कहानी है तुम्हारे स्वराज पार्टी की, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस अब सर। इन्होंने बताया क्या चीज, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है। ये दो जो बंदे थे, इन लोगों ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, बोला कि नहीं नहीं, बिना मतलब का गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट करने पर रिजल्ट क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट मिलता जीरो। तो रिजल्ट जब कुछ नहीं मिला तो कुछ करना क्या पड़ेगा? तो क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट में इंटर ही कर जाएं। क्या करना पड़ेगा? तो इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग भी, और इलेक्शन लड़के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे एंट्री कर जाएंगे और जाके वहां पे कुछ रूल रेगुलेशन बदलवाएंगे। ये सोच बन चुकी थी किसकी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की। इसके लिए उन लोगों ने स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को तैयार कर लिया। एवरीबॉडी डन? यस सर। यस सर। तो समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। वो एक बार और सुन लो। वो मैंने सिंपल सा तरीका बताया। सपोज करो कि इन लोगों ने जब देखा कि भाई मूवमेंट करके तो कोई रिस्पॉन्ड मिल नहीं रहा है, मूवमेंट करने पे तो कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो फिर करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा वर्क है। क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। चलो इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट कर लेते, अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो ये पार्टी आपके देश में बनाने का राइट आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। ठीक है, आज देखते हो ना हम लोग के पास कितने राइट, कितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, गजब की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो इन्होंने भी 1923 में एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसको स्वराज पार्टी इन्होंने नाम दिया। और इसका मेन टारगेट था क्या? जिसकी भैया हम लोग भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे और लेजिस्लेचर असेंबली में जाने के बाद कुछ रूल रेगुलेशन को वहां पे इंप्रूव कराएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। गेटिंग यस नो? यस ये सर। इसके दो Yes. पॉइंट आपको समझने हैं, सुन लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, बस हो गया। और ईयर याद कर लेना 1 जनवरी 1923, बस 2 पॉइंट दिमाग के अंदर रखना। ठीक है, ओके सर। सर ये सब्जेक्टिव में नहीं आता है। वो नहीं आएगा सब्जेक्टिव में, जो आएगा मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपके क्या आने वाले एग्जाम में। वो जब ये 2 लाइन का आंसर ही है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन देके क्या करेगा? 3 नंबर में कम से कम आपको 5 स्टार लिखने हैं ना। 3 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 70 to 80 वर्ड्स यूज करना है। तो इसमें 80 वर्ड्स क्या कहानी बढ़ाएगा क्या? तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि कितने नंबर का क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फॉरवर्ड बढ़ते हैं। तो भैया कहानी आगे बढ़ती है, ध्यान देना। तो ये तो स्वराज पार्टी इन लोगों ने बना लिया, चलो ठीक है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, सक्सेस मिला नहीं मिला इनकी कहानी ज्यादा नहीं बताई गई है। ठीक है, और ज्यादा जानने की जानकारी भी ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है। भैया आगे हम लोग को पढ़ना क्या चीज है कि इसके बाद ही आएगा साइमन कमीशन। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन। बात करेंगे हम लोग साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन 1928, ध्यान देना इसको। तो भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। अब आपने क्या देखा कि ये सिचुएशन जो चल रहा है, आप बता रहे हो कि 1928 का जो समय था, उस समय इंडिया में हर जगह पे मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन जोर शोर से थे, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट था।
द पीपल, मतलब हम लोग जैसे लोग थे, वेयर फुल ऑफ एंगर्स अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ क्या, ड्यू टू द ब्रिटिश रूल इनसाइड अवर कंट्री। बट अनदर साइड स्टूडेंट, आपने क्या देखा, क्या कि ब्रिटिश ने इस चीज को देखा कि भाई अब ब्रिटिश थोड़े पे स्केयर्ड हुए, थोड़े पे फियर्ड हुए, थोड़े पे हॉरिफाइड जो बोल सकते, खौफ में थे। उन लोगों ने महसूस किया कि भाई हो सकता है कि भारत जो है देश है वो हमारे हाथ से बहुत जल्दी निकल जाए। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का, तो इस चैप्टर को ही रिमूव कर दिया सिलेबस से। तो जो इंपॉर्टेंट नॉलेज वाले चैप्टर उसको हटा दो, जो बेकार के चैप्टर उसको एंट्री करा दो, जो एकदम इजी चैप्टर्स है। खैर चलिए, हमें क्या मतलब, जो हटा दिया तो हटा दिया। तो मैंने आपको बताया कि देखो ब्रिटिश आपके देश से इतना अर्निंग करता था कि पूरे वर्ल्ड पे वो अकेले राज करता था। हिंदुस्तान से इतना अर्निंग करता था, चाइना देख लो, चाइना इंडिया पे जितना अर्निंग करता है, पूरे वर्ल्ड में जो अर्निंग करता होगा उससे कई ज्यादा, लाख गुना ज्यादा तुम्हारा देश से केवल अर्निंग करता है। देश में क्या नहीं बेचता है वो, इंडिया में क्या नहीं बेचता है, हर चीज उसकी कंपोनेंट हमारे देश में बिकते हैं। तो कहने का मतलब ब्रिटिश हमारे देश से भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग करता था, ठीक है। बट जब उसने देखा कि नहीं, अब लग रहा है भाई कि इंडिया जो हमारे हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन, अब सपोज करो कि आप, मैं यहाँ पे कब तक क्लास ले रहा हूं, ध्यान देना, आई एम टेकिंग योर क्लास हियर, व्हाई, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग मी, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो। अब इमेजिन कर लो कि सारे के सारे स्टूडेंट बॉयकट कर जाए, विड्रॉ कर जाए, पर क्या बंदा पढ़ाता समझ में नहीं आता, सब विड्रॉ कर जाए, तो इधर क्या अपना फेस देख के हम अपने को पढ़ाएंगे, गेटिंग। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ने भी इस चीज को देखा कि भाई पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे अगेंस्ट में है, पूरा हिंदुस्तान हमारे अगेंस्ट में है। तो इस तरीके से ज्यादा लंबे समय तक अगर रहेगा तो हम लोग ज्यादा दिनों तक अब इंडिया में राज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, तो इसके लिए वहां की जो इंपेरियल, इंग्लिश इंपेरियल जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, सर जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन हमारे देश में भेजा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। सर जॉन साइमन के अंडर में कमीशन हमारे देश में भेजा गया। उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7। भैया 7 मेंबर्स थे उसके। और दूसरा पॉइंट समझ लो कि टोटल के टोटल मेंबर्स कौन थे? इंग्लिश। टोटल के टोटल मेंबर्स आपके इंग्लिश हैं। और वो मेंबर्स जो हैं वो कमीशन हमारे, साइलेंट नहीं रहता रे भाई, म्यूट करने के लिए बोलता तो अनम्यूट हो जाता है। अब देखो वो कमीशन हमारे देश में आ क्यों रहा था, ध्यान देना, क्यों आ रहा था एनीबॉडी? आखिर साइमन कमीशन हमारे देश के अंदर इंटर कर रहा था, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमम स्टूडेंट, To solve the problem of Indians. पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के to decide how much run should be given to Indians. ओके। और सबने 3-3 आंसर को, एक बंदे ने आंसर दिया कि टू डिसबैंड पॉलिटिकल पार्टी, एक ने आंसर दिया टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, किसी को मैथ में a+b का होल स्क्वायर में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आ रहे थे ब्रिटिश। एक ने ये भी बताया। एक स्टूडेंट ने बताया क्या चीज, कि टू डिसाइड हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू इंडियंस, प्लस टू इंप्रूव सम रूल एंड रेगुलेशंस टू, फॉर व्हाट, टू मेक इंडियंस कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कि अगर भारत के लोग सेटिस्फाइड होंगे तो ब्रिटिश का सपोर्ट एक बार फिर से करेंगे और ब्रिटिश का जो डूबता हुआ नाव है हमारे देश में वो लंबे समय तक फिर से स्टे कर जाएगा और ब्रिटिश ऐसे ही बिजनेस करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि यस, ये स्टेटमेंट सही था, स्टेटमेंट ये सही था कि ब्रिटिश का ये जो साइमन कमीशन हमारे देश के अंदर इंटर कर रहा था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि दे वर कमिंग इनसाइड आवर कंट्री टू डिसाइड हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू इंडियंस, प्लस टू इंप्रूव सम रूल एंड रेगुलेशंस टू, कुछ रूल रेगुलेशन को भी बदलना था। बट आपने क्या देखा था कि हमारे देश के लोग जो थे इस कमीशन के प्योर अगेंस्ट में थे। क्यों? बिकॉज ये कमीशन में एक भी बंदा जो था वो कौन नहीं था, इंडियन एक भी बंदा जो था वो इंडियन, एक भी बंदा जो था वो इंडियन नहीं था। और हम लोगों ने इस चीज को देखा भाई, अंग्रेज इंग्लिश अगर सपोज करो, इमेजिन कर लो, छोटा भाई एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, यहाँ पे 3 बंदों को मैं लेता हूं, अभिनव, अंशु और अंश, ठीक है। सपोज करो कि भगवान ना करे ऐसा हो, अभिनव और अंशु के बीच में टेंशन हो जाए, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, थोड़ा सा टेंशन हो गया, तो अभिनव जाते हैं किसके पास,
प्रिंसिपल के पास, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली वो प्रिंसिपल, इमेजिन कर लो, मतलब उनका कोई रिलेटिव्स है जो भी है। तो कहने का पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो डाउट रहेगा ना कि वो बंदा अगर कोई डिसीजन लेगा तो अभिनव बिकॉज उसका रिलेटिव है तो उसके फेवर में डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए भाई चलो हम लोग थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, जहां पे जो बंदा ना हमारा कोई रिलेटिव है ना तुम्हारा कोई रिलेटिव हो। बट अंग्रेजों ने क्या किया कि 7 के 7 मेंबर जो थे वो साइमन कमीशन में, वो टोटल के टोटल इंग्लिश थे। उसमें किसी भी इंडियन को जगह नहीं दिया कि तुम भी, बिकॉज उनके नजर में इंडियंस क्या थे, अनसिविलाइज थे। तो आपने यहाँ पे क्या पॉइंट देखा, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट देखा क्या, कि जब ये कमीशन हमारे देश के अंदर इंटर करा 1928 में, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय हमारे देश के लोगों ने इसका प्योर विरोध किया एक स्लोगन के द्वारा। स्लोगन क्या था, एनीबॉडी? Go back, Simon. साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ वापस जाओ। और ब्लैक कलर का फ्लैग दिखा के उसको उसको प्रोटेस्ट किया गया। डन। तो ये था तुम्हारा साइमन कमीशन, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर लैंग्वेज में आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, ध्यान देना। तो मैं आपको बता दूं क्या चीज कि इन 1928, मतलब क्या चीज कि ड्यूरिंग 1928 द सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज, क्या चीज, कोई बताना चाहेगा, एनीबॉडी? पहले हैंड को रेज कर लो जो साइमन कमीशन पे एक शॉर्ट नोट लिखना चाहेगा। अगर ये एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पे एक शॉर्ट नोट लिखिए आप, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो कौन, एनीवन? 2 बंदों ने हैंड को रेज किया। चलो पहले अंशु आप बताओ। 3 मार्क्स मेरे को चाहिए, देखो 3 नंबर मेरे को चाहिए, 1 नंबर कम नहीं चलेगा। चलो बोलो अंशु, फास्ट। बोलता रे भाई, क्या साइलेंट हो गया? अंशु बोलिए। ओ चल म्यूट कर लो। चलो निखिल। Yes, sir. Simon Commission was constituted under John Simon. The main objective of Simon Commission was to review the functioning of the constitutional system in India and suggest change in the system. Indian leaders opposed the commission as there were no Indians in it. When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan Simon Go Back. All parties, including the Congress and Muslim League parties, in the demonstration. Alright. चलो ठीक है, वेरी गुड निखिल, एक्सीलेंट। चलो इसी क्वेश्चन को शिक्षा। Yes, sir. In 1928, Simon Commission was come in India to change some rule regulation and to change some rule regulation and also protect ourselves to become ruling in India. And on that time, Lala Lajpat Rai give a slogan, go back Simon Commission, because in Simon Commission only 7 British people are there. So he gave the slogan, go back Simon Commission. Every Indian citizen boycott the Simon Commission. That's all, sir. एक्सीलेंट शिक्षा। शिक्षा आपका आंसर सही है, नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। थोड़ा सा आप ग्रामर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ग्रामर पे फोकस नहीं करोगे तो जानते हुए भी देखिए आपका आंसर सब सही है, बट हर स्टेटमेंट पे आपने ग्रामर को मिस्टेक करा, तो इसको हल्का फोकस। चलो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। चलो श्रुति। The situation of India was out of control. The English sent a commission under Surgeon Simon. The main objective of this commission was to improve some rules and to decided how much freedom given to the Indians. There were total 7 members in this commission. All were Britishers. When this commission reached India in 1928, then Indians people protested against it. The Indians protested against this commission because there were all British members, no Indian members in this commission. So he started protested against this commission and giving and using slogan, go back Simon, showing him black flag. बाय शोइंग हिम ब्लैक फ्लैग। चलो ठीक है,
बट बहुत अच्छा, सही है आप लोग का आंसर। देखो आंसर सबका सही है, बस थोड़ा सा इफ एंड बट हुआ है। इफ एंड बट मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रामर का कहीं कहीं पॉइंट हुआ है, ठीक है। और अब चलो, अब हम लोग लिखेंगे। देखो पहला पॉइंट, साइमन कमीशन से अगर आ गया तो लिखेंगे क्या? पहला पॉइंट, ध्यान देना, टॉपिक पे फोकस करना। पहला पॉइंट लिखना कैसे कि द सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1928 वाज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। द ब्रिटिश वेयर स्केयर्ड, नाउ दे वुड हैव टू लिव इंडिया, ठीक है। एंड टू मेक इंडियन सेटिस्फाइड दे, मतलब कौन? द इंग्लिश इंपेरियल गवर्नमेंट सेंट अ कमीशन इनसाइड अवर कंट्री अंडर सर्जन साइमन, ठीक है, ध्यान देना। चौथा पॉइंट, इन दिस कमीशन देयर वर टोटल कितने मेंबर्स भैया? 7. 7 members. तो चलो रे भाई, सीधे चलता। In this commission there were total seven members, ठीक है, 7 members, and all were Britishers, सब के सब English हैं, ठीक है। No one Indian was appointed as its member, कोई भी भारत के लोगों को तो इसमें मौका नहीं मिला था। According to British क्या थे हम लोग? अनसिविलाइज। मैंने आप लोग अनसिविलाइज थे according to British, ठीक है। ब्रिटिश बोलते थे कि इंडियंस को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर आगे क्या होता भैया, ध्यान देना कि ये कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर ये कमीशन हमारे देश में आ रहा था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव 2, ध्यान देना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या थे कि दे वेयर जस्ट कमिंग इनसाइड आवर कंट्री टू डिसाइड हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू इंडियंस, कि भारत के लोगों को कितनी आजादी दी जाए, प्लस टू चेंज सम रूल एंड रेगुलेशंस, टू कुछ रूल रेगुलेशन भी बदलना था उन लोग को, भैया ध्यान देना। But as you know that when this commission entered inside our country in 1928, then the Indians under the leadership of Lala Lajpat Rai stood against him, against this commission. They gave a slogan, क्या चीज? Go back, Simon, Simon, go back, Simon वापस जाओ। And by showing this commission black flag, Indians protested against this commission, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज करके लिख दोगे, आपके आंसर्स हो जाएंगे। डन एवरीबॉडी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? साइमन कमीशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? No, sir. किसी को प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? एवरीवन? तो अब यहां से बताओ, वेट, एक पॉइंट मेरे को बताओ, यहां से क्या, what now, what have we to do now? अब हमें क्या करना है? Can we take this chapter forward or we should go in revision? क्या करें, आगे बढ़े या फिर एक बार पूरा रिकैप कर ले हम लोग? आगे बढ़े सर। recap कर लीजिए। अच्छा बोलो, कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं आगे बढ़ो? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, आगे बढ़ो जो बोल रहे हैं, फास्ट गो फॉरवर्ड। जितने स्टूडेंट बोलने वाला है, रेज योर हैंड फास्ट एवरीबॉडी। ओनली 4। ओके, रिकैप कर लो। कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं? हैंड को रेज करो। रिकैप, बैक पे रिकैप, रेज योर हैंड्स। रिकैप वाले हैंड को रेज करो। रिकैप वाले कितने हैं? ओ नो, पूरे के पूरे स्टूडेंट आ गए। ये है कि बैक, साइमन कमीशन तक रोक के एक बार बैक से हम लोग रिकैप कर लें। चलो ओके, मैजिस्ट्रेट का भी कॉल आएगी कि रिकैप ही करना है, तो भैया चलो हम लोग वेल, चलो ठीक है। तो अब यहाँ साइमन कमीशन, बैक से एक बार हम लोग साइमन कमीशन तक एक बार फिर से आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फोकस करना आप लोग, और जिसको जिसको पता भी होगा वो हैंड को भी रेज करके आंसर, कि मैं ही बोल दूंगा, चलो वेट करो, मैं ही बोल देता हूं, ठीक है। ध्यान देना। तो हम लोग चलते हैं कहां से? स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या? ध्यान देना कि इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड ऑन इंडिया, इन विच वी डेल्ट what effects our country show during the World War, in which the first
was what? The British forced Indians to join army. The second, they raised taxes. Third, during the same time, our country was facing famine, starvations, epidemic, influenza. These all were the problems. Means during that time, India was in critical situation. That's why Indian were full of angers. पूरी तरीके पे गुस्सा है हम लोग हैं. But there was a lack of guideliner, and in the form of guideliner, Mahatma Gandhi entered inside our country. In which year? January 1915. Okay, chalo 1915. Komal, yes. और कोमल का हैंड रेज है, कुछ पूछना है? एफआई हैंड को रेज कर लेता है, कांग्रेस का प्रिंट दिखाता. चलो ठीक है, ओके. तो ये पॉइंट आपने देख लिया, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे क्या, जैसे गांधी के अर्लियर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी 1916, 17 एंड 18. चंपारण, खेड़ा, गुजरात एंड अहमदाबाद. And thrice movement of Mahatma Gandhi were based on the idea of सत्याग्रह. अब भैया सत्याग्रह के बारे में तो मैंने बताया. ओ यस, ओके. गेटिंग सत्याग्रह में तो आपने देखा ही था कि सत्याग्रह को अगर डिफाइन करोगे, ब्रेक करोगे, तो मैंने बताया था कि ट्रूथ, अपील फॉर जस्टिस विच शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड, बोलता आगे भाई, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. चलो ठीक है, वेरी गुड. तो ये इसको 3 नंबर में डिस्क्राइब करना है, ये आपको लिखना है. अगले पॉइंट की बात करोगे कि एज द ब्रिटिश that all the movements of Mahatma Gandhi were getting sufficient success, so to suppress, they thought to suppress this movement, all the movements of Mahatma Gandhi completely. For that they enacted क्या चीज, the Rowlatt Act inside our country. On which date? 21st March 1919. एक्सीलेंट. दिमाग के अंदर याद रखना है सारा पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे. ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, दिमाग में रखना. तो ये आपने पॉइंट देख लिया, ठीक है. अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में भी कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट क्या था. तो मैंने आपको बताया था कि दिस एक्ट, द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू सप्रेस ऑल द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियंस. दिस एक्ट वाज अप्लाइड ऑन 21st March 1919 and this act gave enormous power to the British through which they could arrest anyone and keep them into jail till 2 years without any ट्रायल. विदाउट एनी ट्रायल. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये तो हो जाएगा आप लोग का भैया. इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है. 10 अप्रैल को एक छोटा सा स्ट्राइक, जिसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया. और 13 अप्रैल की घटना तो सबके जुबान पे है, ठीक है, जिसको जालियांवाला बाग मैसेकर भी, जिसमें आपके देश के मतलब इनोसेंट पीपल, हजारों की संख्या में जो निर्दोष लोग हैं उनको गोली मार दी गई नहीं है. तो वो पॉइंट आप कैसे, हाउ कैन वी फॉरगेट. इसके बाद आपने देखिए देश के अंदर गजब का रिवॉल्यूशन है, गजब का मूवमेंट है, गजब का एक पॉइंट चलना शुरू हो चुका था, मतलब एक अलग क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है. और इस क्रांति की ही बात करो तो इसमें आप चलोगे 1 कदम और आगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे. अगला टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा हिंद स्वराज. तो मैंने बताया था नेम द राइटर और ईयर दिमाग के अंदर याद रखना. राइटर गांधी जी हो जाएंगे, ईयर 1909 हो जाएगा, दिमाग के अंदर सेट रखना. इसने क्या कहा ये सब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. आगे हम लोग बढ़ेंगे मूवमेंट. तो खिलाफत कमेटी आपको बताया था मुंबई महाराष्ट्र में क्या करा, खिलाफत कमेटी बनाया. किस लिए? टू प्रोटेक्ट खलीफा. खलीफा जो कि कौन था? हेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का स्पिरिचुअल हेड था. लेकिन कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना कि 1920 कांग्रेस सेशन जो हुआ, मतलब कोलकाता में जो सेशन हुआ, वहां पे गांधी और अली ब्रदर्स के बीच में मुलाकात हुई भैया. और इस मुलाकात को गांधी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भुनाया. किस लिए? टू यूनाइट, टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अ सिंगल क्या चीज, अम्ब्रेला अगेंस्ट द यूरोपियन गवर्नमेंट. ये बताया जा चुका था. और इसके बाद इन लोगों ने मूवमेंट लॉन्च किया जिसको कहा गया नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट. ईयर कौन सा था? इन विच ईयर? 1921. यस, जनवरी 1921 ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया. मैंने बोला था कि ये मूवमेंट 4 जगह पे 4 तरीके से लिया था टेक प्लेस. पहले टाउन, कंट्री साइड, फॉरेस्ट और ये प्लांटेशन, ठीक है. तो टाउन में ये बताओ कि टाउन में ये मूवमेंट फेल कर गया, इसके पीछे का रीजन क्या? इन टाउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड नॉट गेट सफिशिएंट सक्सेस. कैन एनीबॉडी गिव मी सम रीजंस? ओके, कंटिन्यू.
Non-cooperation movement was failed in town due to some reasons. Due to lack of option, Indians started to use British services once again. Most of the population of our country was below the poverty line. They were unable to afford the expensive rate of khadi. Therefore, they started to use British clothes with their services once again. ओके सही बताया इन्होंने इन्होंने सिंपल सा पॉइंट बताया भैया, बड़ा सिंपल बताया क्या चीज कि जैसा कि आप देख रहे हो क्या चीज कि इंडियंस डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू जॉइन ब्रिटिश सर्विसेज। और अनदर साइड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वाज अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, दे वर अनेबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव रेट ऑफ क्या चीज खादी क्लॉथ, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू यूज ब्रिटिश सर्विसेज बिकॉज़ ब्रिटिश सर्विसेज मतलब ब्रिटिश गुड्स वेयर क्या चीज चीप, नॉट बेस्ट, चीप, सस्ता हो, काम खत्म हो, चले बोलो ये था। अब चलो गांव की तरफ हम लोग चलते भैया, अवध गांव की तरफ अगर चलोगे तो मैंने बताया था कि इन अवध इन कंट्री साइड मूवमेंट को स्टार्ट किसने करा था, एनीबॉडी? पीजेंट ने किया था, तो आपको पता ही होगा। और इसमें था कि पीजेंट्स के 3 डिमांड थे, कोई बताएगा क्या, एनीबॉडी? व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स? ओके, Reduction of taxes, freedom from beggars, freedom from unjust rules. ओके तो ये 3 आपके जो डिमांड थे उनके वो चल रहे हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, चलो बोलो, लीड हु वाज लीडिंग दिस मूवमेंट? चलो ठीक है, बाबा रामचंद्र जो थे वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। पंडित नेहरू की एंट्री अवध में कब हुई थी? जून 1920. एक्सीलेंट, 1920। उसके बाद बाबा रामचंद्र और बाबा रामचंद्र और पंडित नेहरू दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाया उन लोगों ने? औध किसान सभा का निर्माण किया था। ये सब बताया गया, फिर क्या हुआ नहीं हुआ ये पता है आप लोगों को। फॉरेस्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, ध्यान देना। फॉरेस्ट में आपने देखा था कि ये मूवमेंट ट्राइबल पीपल ने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ का मूवमेंट जो था उसको लीड कौन कर रहा था, एनीबॉडी? Alluri Sitaram Raju. चलो अलूरी सीताराम राजू जो था वो मूवमेंट को लीड कर रहा था, वो गांधी का फॉलोवर था लेकिन उनके प्रिंसिपल को बॉयकॉट करता था। किस ईयर, इन विच ईयर ही वाज हैंग, किस साल उसको हैंग कर दिया गया था? 1920। उसके बाद वहां का हीरो बन गया। चलो ठीक है, ये सही है। अब चलो हम लोग बात करते हैं प्लांटेशन की तरफ। प्लांटेशन में एक एक्ट लगाया गया था, मेरे को जहां तक याद है, जिस एक्ट के, कौन सा एक्ट? Inland Immigration Act. इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में शायद, मुझे जहां तक याद है। और इसके बाद इंडियंस जो प्लांटेशन वर्कर थे, इनकमिंग वाज फ्री, आउटगोइंग वाज डिसबैंडेड, जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ। गांधी जी का सपना दिखाया गया कि भाई गांधी राज इनको मिलने वाला है। इन लोग जब बाहर निकले तो ब्रिटिश ने रिचुअल यूज किया इन लोगों को सप्रेस करने के लिए, कहानी खत्म। चलिए हमारा अगला टॉपिक है विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया? चौरी चौरा का इंसिडेंट। डेट क्या था, कब चौरी चौरा की घटना घटी? 5th February 1922. 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी। क्या हुआ नहीं हुआ ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चौरी चौरा का इंसिडेंट हो चुका था। इसके बाद भैया एक कदम आगे हम लोगों ने बढ़ा था, क्या चीज? चौरी चौरा के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्वराज पार्टी की बात हम लोगों ने की। तो मैंने आपको बताया कि स्वराज पार्टी, हु फॉर्म, हैंड को रेज करना, नाम नहीं, आंसर नहीं बताएंगे आप, एक ही बार में सब आंसर बता रहे हो। चलो निखिल बताओ, टेल मी निखिल, हु फॉर्म? C.R. Das and Motilal Nehru. यस, ईयर एंड डेट? सर ईयर याद नहीं आ रहा। अरे प्रभु, अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया। इतना जनवरी को, ये क्या है, आउट नहीं है, एम्पायर वाला आउट नहीं है। यस सर, 1 जनवरी 1923, दिमाग में रखना, यस। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद भैया जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक था वो क्या था? ये क्या था? ये साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। चलो कितने स्टूडेंट है जो कि साइमन कमीशन में फुल स्कोर कर सकते हैं? एक बार हैंड रेज करो चलते चलते। साइमन कमीशन जिसको तरीके से समझ में आ गया, एवरीवन। चलो श्रेय अमृत, श्रेय अमृत, ओवर टू यू। श्रेय अमृत बोलो, आंसर बताइए। अच्छा चलो ठीक है, राघवेंद्र। Yes, sir. हाँ बोलो। The Simon Commission was constituted under John Simon. The main objective of Simon Commission was to review the functioning of the constitutional system in India and suggest changes in the system.
सेकंड है सर कि इंडियन लीडर्स अपोज द कमीशन एज देयर वर नो इंडियंस इन इट। और तीसरा सर व्हेन द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। चौथा है सर कि ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग the Congress and the Muslim leagues participated in the demonstration. चलो ओके, वेरी गुड। तो यहां तक आप लोगों ने देखा साइमन कमीशन तक। अब यहां पे बताओ इस टॉपिक तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? किसी को कहीं भी कोई पॉइंट, जिसने एनसीईआरटी बुक पढ़ा हो, अगर लगे कि हम यहां तक हम लोग को कोई टॉपिक छूट रहा है? एवरीवन, यहां तक का जो हमारा टॉपिक है वो सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? No, sir. No, sir. एवरीथिंग इज ओके? यहां तक साइमन कमीशन तक का हर टॉपिक आपके ब्रेन के अंदर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम? चलो ओके। तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू नाउ? अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ क्वेश्चन यूरोप भाई को साइमन कमीशन से तो आगे अब जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि साइमन कमीशन से अगर आगे जाओगे तो लाहौर सेशन में जाओगे, फिर गांधी के लेटर में जाओगे, फिर तुम क्या करोगे, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करवाओगे, और उसके बाद सीडीएम स्टार्ट कराओगे, फिर सीडीएम गांधी इरविन पैक्ट कराओगे, फिर पूना पैक्ट कराओगे, इसके बाद तुम लिमिटेशन ऑफ सीडीएम कराओगे, फिर हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट ये कराओगे, और इसके बाद लास्ट आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी लंबा पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट करोगे वो टॉपिक लंबा चलेगा। तो यहां तक क्लियर है? इसके पीछे अगर कोई टॉपिक और आपको डिस्कस करना है एनीबॉडी? ये टोटल 28 स्टूडेंट, ये जो 18 स्टूडेंट, जो सबको क्लियर हो चुका है? एवरीबॉडी 18 के 18 जो स्टूडेंट है सबको क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो वन हैज एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है श्रेया राज, अपने को अनम्यूट करो। श्रेया, ये बताओ मेरे को कि गांधी ने हिंद स्वराज जो बुक लिखा वो इन विच ईयर ही रोट हिंद स्वराज? श्रेया राज। अनम्यूट करके बोल नहीं सकते? जनवरी में, किस जनवरी को बोलो तो? जनवरी में लिखा है बुक। वो किस जनवरी को लिखा? जनवरी बोल दोगे? अगर बोल जाएगा कि बर्थडे कब है, फरवरी में बर्थडे है, फरवरी में बर्थडे है। विशाल वैभव, अपने को अनम्यूट करो। विशाल, विशाल आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये बताओ विशाल कि रॉलेट एक्ट जो था उसको आपके देश में कब अप्लाई किया गया? फास्ट। विशाल के लिए क्वेश्चन है। विशाल वैभव सर 1919 में। वो डेट बता भाई, डेट बता। नहीं याद आ रहा है। इसीलिए चुपचाप पीछे बैठा, ठीक है? मैं पहचान रहा हूँ सबको, एक एक करके मैं पहचान रहा हूँ सारे स्टूडेंट को। आई एम गेटिंग एवरीवन। कौन चिट कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है? गेटिंग एवरीवन। देखो दो बंदों को मैंने पकड़ा, दोनों बंदे एकदम निगेटिव वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। ये दोनों का दोनों एकदम केवल यहाँ पे केवल क्लास में प्रेजेंट है बट क्लास ले नहीं रहा है ठीक से। एक आपकी एक लड़की है श्रेया राज है, और एक है विशाल वैभव। सारे केवल ये सब हाथ उठा रहे, सब क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? देखिए अब आउट होने लगा। चलो एक स्टूडेंट, चलो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष, यस सर। हाँ ये बताओ मेरे को भैया, वेट, मेरे को ये बताओ कि ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इन विच ईयर, विथ डेट? सर 1 जनवरी 1923। 1923। ओके चलो ठीक है पीयूष, तो चलेगा। इधर बताओ एक, ये आज्ञा सिन्हा, ये कौन है? आज्ञा सिन्हा, अपने को अनम्यूट करो।
ये बताओ कि साइमन कमीशन जो था वो किसके अंडर में इंडिया आ रहा था, उसका हेड कौन था? आज्ञा सिन्हा। सर जॉन साइमन सर। सर जॉन साइमन। सर आपको बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को बता रहा है कि जॉन साइमन। क्या बता मेरे को? और देखो क्वेश्चन पूछो तो देखो 13 स्टूडेंट हो गए, श्रेया और विशाल। ये आंसर नहीं चाहिए एसएसटी में। अगर इतने तरीके पे पढ़ाया जा रहा है तो ये आंसर आपको देना ही नहीं है कि नहीं पता। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार रिकैप करवा रहा हूं। टारगेट यही कि एक भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हर टॉपिक में आपका कमांड अच्छा से हो जाए, ठीक है? अदरवाइज मेरे को कोई एक चैप्टर ही कितने दिनों का है, एसएसटी 1.5 से 2 महीने में पूरी तरीके से फाइनलाइज हम लोग कर देंगे। बट इतना लंबा एक एक चैप्टर को इंडिया में इतना टाइम थोड़ी ना मैं देता। इंडिया में चैप्टर थोड़ी ना वहां पे 1 से 2 क्लास में तुम्हारा खत्म कर देंगे। बट केवल आप लोगों के लिए कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है वो तो बेस्ट तरीके से स्कोर करें, इसके लिए आपको एक ही टॉपिक को मैं बार बार रिकैप करा रहा हूँ कि इसको तरीके से वर्कआउट करो। तो ओनली घर पे जाके 1 घंटा हमारे सब्जेक्ट पे फोकस करना, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब वो भी नहीं करोगे तो जय श्री राम, तो देखा जाएगा, जो होगा होना ही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे आप लोग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.